सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोहों का पाठ नंबर 4 गलता लोहा लेकर आपके समक्ष हूँ। इस पाठ का नाम जैसे कि आपको पता है गलता लोहा और उसके लेखक शेखर जोशी जी हैं। छात्रों, आज हम इस पाठ का पठन शुरू करेंगे। जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है छात्रों, ध्यानपूर्वक आपको पाठ को सुनना है। पाठ को पढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, पुस्तक और पेंसिल आप साथ में रखें और जो मैं रेखांकित करवाऊंगी, जो कठिन शब्द हैं जो मैं रेखांकित करने के लिए बोलती हूँ, उसको आप रेखांकित करोगे। ठीक है, पढ़ना शुरू करें। ओके। त्रिलोक सिंह मास्टर, जो के मास्टर थे, जो सर थे, उनका नाम क्या था छात्रों? त्रिलोक सिंह। इसको रेखांकित करना है। मास्टर का नाम क्या था? त्रिलोक सिंह। उनका क्या नियम था? वो अपने नियम के बारे में क्या बताते हैं कि उन्होंने अपना एक नियम बनाया हुआ था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना पड़ता था, कि अगर वो डंडे से मारते थे तो डंडा तोड़कर वो ही छात्र लेके आता था जिसकी पिटाई होनी थी। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर कि हमारे जो सर हैं त्रिलोक जी, उनको भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए कि हाँ ये डंडा तोड़ के ले आया है। ये नहीं है कि कोई भी पतली सी डंडी आप ले आए, ठीक है, कि मार पड़ेगी, ऐसा डंडा ले जाओ ये टूट जाएगा। नहीं, वो मास्टर को भी उस डंडे से संतोष होना चाहिए, उनकी भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। देखिए, संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा है। समझ गए छात्रों? धनराज जो था, जो डंडे का चुनाव कर रहा था, वो लगता था कि उसकी मंद बुद्धि है, कि उसकी बुद्धि थोड़ा सा धीरे काम करती है। मत देखिए, धनराज की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर। कई बार बच्चे डर के कारण भी सही बोल नहीं पाते। क्लास में भी ऐसा ही आपने देखा होगा। कई छात्र निडर होते हैं, वो जो टीचर ने बोला चाहे वो गलत है या सही है, वो फटाक से बोल देते हैं। लेकिन कई छात्र डर के मारे, उनको आप मंद बुद्धि नहीं बोल सकते। क्यों में बुद्धि नहीं है? बुद्धि है। हर एक छात्र में, हर एक मनुष्य में या पशु पक्षी में, हर एक में बुद्धि होती है। ये बात अलग है कि कुछ छात्र डर जाते हैं। क्लियर? ऐसा ही ये था कि धनराज की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी, घोटा लगाना मीन्स रटना, उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक, छात्रों इसको रेखांकित करना है, तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया था। जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39 के बजाय उसने कुछ और बोल दिया। ये होता है तीसरी सीढ़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 13 थ्रीजा जिसको हम बोलते हैं। उसमें आते आते वह फिर लड़खड़ा गया, वह अटक गया, वह बोल नहीं पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए भेद का उपयोग करने की बजाय, उसने क्या किया? उसका उपयोग करने की बजाय, मारने की बजाय जवान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में, उन्होंने क्या वर्डिंग बोली कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? ये वर्डिंग उन्होंने उसको बोली। किसको? धनराम को, जो उनका स्टूडेंट था उसको बोली। अब की बात उन्होंने मारा नहीं और किसी अपनी जुबान के थ्रू उसको ये वर्ड बोले। इसको छात्रों रेखांकित करना है कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। जैसे बोला लोहा पिघलता नहीं है,
कि तेरी बुद्धि में कुछ नहीं पड़ने वाला। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरांतियां निकाल कर, जो उसने अपने थैले में 5-6 घास काटने वाले को उसको हसिया या जांजी बोलते हैं, निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी कि तेरे बस की ये विद्या नहीं है, तू पढ़ नहीं पाएगा। आपको क्या करना है कि जा ये ले, बैग ले, इसमें डांडियां हैं और इसको तेज करके लेके आ। ये काम दे दिया उसको कि ये तो कर सकता है, तो सिर्फ पढ़ना नहीं आता लेकिन दूसरे काम कर सकते हो। आगे देखिए, उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप, जो किताब की विद्या थी उसका ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। इसको रेखांकित करो। धनराम जो था वो हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था। देखिए उस पर उसके पिता ने क्या क्या काम करवाया। जब वो हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखनी फूकने, धोखनी क्या बताया था मैंने, जिससे एक पाइप टाइप होता है जिससे बच्चे उसको फू 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 ऐसे करते हैं, उसको धोखनी बोलते हैं छात्र, ठीक है। धोखनी फूकने का या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ उसको छोटे मोटे काम देने शुरू कर दिए और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने की जो विद्या थी सिखाने लगा कि धन कैसे कमाया जाता है। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद की बेंच चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। क्लियर। और जरा सी गलती होने पर वो क्या करते थे, छड़ से, बेंत से, बेंत क्या होती है, एक डंडी टाइप होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक बांधी जाती है, उसको बेंत बोलते हैं, और छड़ पतली सी डंडी, हथियार जो भी हाथ लग जाता उनके उसी से उस अपना प्रसाद दे देते, मीन्स उसकी पिटाई उसी से कर देते, चाहे उनके हाथ में छड़ होती या बेंत होती या हथा होता। हथा क्या होता है, हाथ से चलाने वाला। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। अब देखिए छात्रों, अचानक क्या हुआ, एक दिन गंगाराम की मृत्यु हो गई तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। जो पापा थे उनके, उनका कारोबार संभाल लिया और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे सब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। क्लियर। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने क्या किया, छात्रवृत्ति प्राप्त कर, छात्रवृत्ति क्या होता है छात्रों, वजीफा, जिसको आप स्कॉलरशिप बोलते हो, त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की जो पुरोहिताई करने वाले, पुरोहिताई मीन्स पुरोहित का काम करने वाले, पंडित का काम करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे सभी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। स्वप्न क्या होता है, सपना देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे जो उनके दादा या परदादा उस काम को करते थे, पैतृक धंधे ने जो पिता से भी प्राप्त हुआ है उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी, जो दान दक्षिणा मिलती थी उस पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे, क्योंकि दान दक्षिणा जिससे मिलती थी उसी से ही वो क्या करते थे, गुजारा करते थे और उससे क्या होता था, अब आधा पेट भी उनका भर पाता था। ठीक है, लोग इतनी दान दक्षिणा नहीं देते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। ठीक है, मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। छात्रों इसको रेखांकित करो, उनके पिता की हार्दिक इच्छा क्या थी कि जो मोहन मेरा बेटा है वो इतना पढ़े इतना लिखे कि जो हमारे घर की गरीबी है वो सारी हमारी मिट जाए। लेकिन इच्छा होने पर भी सब कुछ नहीं हो जाता। अगर मेरी इच्छा कुछ और करने की है उसके लिए मुझे प्रयत्न तो करने पड़ेंगे ना छात्रों। या आपकी जो इच्छा है, मान लो आपको कक्षा में अव्वल आना है, फर्स्ट डिवीजन आपको लेनी है, सिर्फ इच्छा मात्र
होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी बुक भी उठानी पड़ेगी, याद भी करना पड़ेगा, जो सिलेबस है उसको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। यही उन्होंने बोला कि सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होता। इसके लिए उन्हें पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। जो उनका स्कूल था 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की जो समस्या अलग थी। रास्ते में जैसे स्कूल में जाते थे 2 मील की चढ़ाई थी और बीच में नदी थी, उस नदी को पार करके स्कूल में जाना होता था। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या बोला कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया गया छात्र। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनका ये बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, नौकरी प्राप्त करें और उनका नाम रोशन करें। वही मोहन के पापा ने किया, वंशीधर ने किया। मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता क्या करते थे, पुराणों की कथाओं से उसको विद्या सिखाते थे, पढ़ाई सिखाते थे और कई जो अच्छे बच्चे थे उनके उदाहरण दे देकर बताते थे और उसे उत्साहित करने की, मोटिवेट करने की वो कोशिश करते थे कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए। वर्षा के दिनों में, अब वर्षा के दिनों की बात है छात्रों कि नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया गया कि मोहन अब उसके घर जाकर ही पढ़ लेगा, कि वहीं पर रहेगा, वहीं से स्कूल अटेंड करेगा और चला जाएगा। घर के अन्य बच्चों की तरह है मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में क्या करता था, खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर आने पर गांव लौट आता था। फिर जब नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता था तो नदी क्रॉस करके आना होता था प्रिया, तो जब नदी का पानी कम हो जाता था तब वो अपने गांव में आता था। और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का जो पानी था, जो उफान था, वो बढ़ गया। ठीक है, आगे देखिए। पहली नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हो गए। पहले जो अनुभवी लोग थे वो समझ जाते थे कि जब पानी आता है सबसे पहले घास फूस बह कर आती है, इससे अंदेशा लग जाता है कि पानी तेज बहाव से आने वाला है। हुए तो अनुभवी घसियारों ने, जो घास काटने वालों थे, तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते मटमैला क्या होता है, जो साफ पानी ना हो, मिट्टी में मिला हुआ, उसको मटमैला बोलते हैं। पानी का रैया उन तक आ ही पहुंचा। जो पीछे से बहाव आया पानी का और मटमैले रंग का जो पानी आया उसका बहाव उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो गए और वो जो अपने गांव की तरफ जा रहे थे वहां पर जाने में वो कामयाब हो गए, वो सफल हो गए। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के जो मोहन था उसके भविष्य की चिंता करके सोचने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश, जो एक बिरादरी का था, उन्हीं की उस कास्ट का था, उन्हीं का एक बेटा रमेश, जिसका नाम है मोहन, वंशीधर के बेटे का नाम है और उनकी बिरादरी के बेटे का नाम छात्रों क्या है, रमेश। इसको भी आपको रेखांकित करना है। उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था, वो छुट्टियां थी और वो अपने गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे, कि जो मोहन है पढ़ने में जब अच्छा है इसको मेरे साथ ही लखनऊ भेज दे। घर में जहां 4 प्राणी हैं, अगर 4 इंसान हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख
पाएगा। ये वंशीधर ने रमेश से कहे और रमेश ने वंशीधर को कहे। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गई। उनकी आंखों में पानी छलकने लगा कि जो मेरी समस्या थी रमेश के आते ही दूर हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि मोहन को मेरे साथ भेज दो और मैं इसको शहर में ले जाऊंगा और ये बच्चा शहर में जाकर अपनी अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा। क्लियर? छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ जा पहुंचा। रमेश के साथ मोहन भी लखनऊ चला गया। सहमा सहमा, डरा डरा, क्योंकि गांव को छोड़कर शहर में जाना कैसा लगता है। देखिए, अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। छात्रों, इसको रेखांकित करो। मोहन की जिंदगी का अगला अध्याय कहां से शुरू हुआ? जब मोहन रमेश के साथ लखनऊ गया। ये क्वेश्चन आ सकता है। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी, चाची जो उसकी रमेश की माँ थी और भाभी जो रमेश की बीवी थी, उनको भाभी कहकर वो पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभीयों के लिए, जो सारी मोहल्ले की लेडीज थी, उनको किसी को चाची बोलता, किसी को भाभी बोलता। काम काज में हाथ बटाने का साधन उनको मिल गया। वो जो छोटे छोटे काम होते थे वो सारे वो गाँव मोहल्ले की जो लेडीज थी, जहाँ पर रमेश रहता था, वो छोटे मोटे काम सारे मोहन से करवाने लगे। मोहन थोड़ा दही तो लाद बाजार से किस प्रकार के काम करवाती थी कि अगर किसी को बाजार से दही लानी होती थी तो वो उसको बोल देते थे, जा मोहन बाजार से दही ले आ, जा मोहन धोबी को कपड़े दे आ, जा मोहन 1 किलो आलू ले आ। उस दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना उनके सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। जो रमेश था वो बिरादरी वालों को ये नहीं कहता था कि ये मेरी बिरादरी का लड़का है। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी। वो ये लगता था कि अगर मैं मोहन को अपनी बिरादरी का बता दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, चलो देखिए, इस बात को मोहन धीरे धीरे मोहन भी इस बात को समझने लगा। थोड़ी बहुत हीला हवाले करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में, जो पास में एक साधारण सा स्कूल था, उसमें उसका नाम दाखिल करवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और दिन रात के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी क्या होता है, इंटेलिजेंट छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। वो शहर के स्कूल में नहीं चला क्योंकि दिन भर उसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे। कभी किसी के आलू लाने पड़ते थे, किसी की दही लानी पड़ती थी, कुछ भी। और जो रमेश की मम्मी और उनकी वाइफ थी वो भी उससे काम करवाती थी और उसके बाद वो स्कूल में, शहर के स्कूल में नहीं चला। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीड पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी कभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था कि अगले साल की तैयारी कर लो। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, केवल एक बहाना था। रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था कि मोहन के रहते हुए उनको घर के कामकाज की टेंशन नहीं थी। अगर मोहन चला जाएगा तो घर का काम कौन करेगा? उन्हें अपनी सुविधा और असुविधा देखनी थी। मोहन से उनको कोई लेना देना नहीं था कि वो पढ़े या ना पढ़े। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर, असलियत बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। वंशीधर उनके सुनहरे भविष्य के सपन देख रहे थे और उधर जो मोहन के पापा थे गांव में, उसके सुनहरे सपन, जो उसके भविष्य के सपन देखे थे कि मैं इसको पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाऊंगा, वो यही सोच रहे थे कि मोहन वहां पर पढ़ लिख रहा है और वह एक अफसर बनकर ही आएगा।
ठीक है छात्रों, आज हम इस पाठ का जो पठन है यहीं तक करते हैं। अगले प्रकरण में जो हमारी अगली क्लास होगी उससे हम इस पाठ का पठन करना दोबारा से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा। जब तक आपको क्या करना है, इस पाठ को जितना पढ़ाया गया है उतना ही आप पढ़ोगे। ठीक है छात्रों, और इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे आपके 1 मार्क्स के, आप जब चैप्टर पढ़ते हो छात्रों उसको रेखांकित कर लिया करो कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उससे क्या होगा, आपको एक एक लाइन इस पाठ की रट जाएगी सच में, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप तुरंत चुटकियों में कर दोगे उसको, मुझे पता है। क्योंकि जब आप एक एक लाइन उसकी पढ़ोगे तो कहीं से क्वेश्चन आए डरने की जरूरत ही नहीं है छात्रों। ठीक है, आप इतना तो काम करोगे। पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर भेजूंगी, जितना काम हुआ है उतने ही भेजूंगी। आपको ध्यान से सुंदर राइटिंग में वो कॉपी में करने हैं, क्लियर, और फिर उसके बाद पिक मेरे पास भेजनी है। अगले प्रकरण में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और काम करते रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।